मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप कम मेहनत में भी अच्छे अंक ला सकते हो, है ना। इंग्लिश का आपका जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th और 10th की अपन आज बात कर रहे हैं। दोनों का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का एक समान है, एक जैसा है, ठीक है। ये जो रेमेडियल क्लास है डी और ई ग्रेड के बच्चों के लिए लगाई जाती है, जो सबसे कमजोर बच्चे होते हैं, ताकि कुछ ऐसी टिप्स बताई जाए ताकि बच्चा पेपर को अच्छे से हल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सके। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज पूछी जाती है और सेक्शन ए का नाम है रीडिंग स्किल्स, जिसमें 2 अनसीन पैसेज पूछी जाती है 5 मार्क्स की, 5 नंबर की 2 अनसीन पैसेज पूछी जाती है। और दोनों अनसीन पैसेज ऑब्जेक्ट टाइप होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो आपको करना क्या है, अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर आपको चूज करना है। क्वेश्चन पेपर जब भी आप हल करें आपके लिखने का तरीका एकदम अच्छा होना चाहिए, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव होना चाहिए। टीचर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप कमजोर हो। आपका जो लिखने का तरीका है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि टीचर आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट समझ ले। एक कॉपी को चेक करने में मात्र 5 मिनट लगता है टीचर को, तो कॉपी का पहला पेज देखकर ही टीचर पता लगा लेता कि ये स्टूडेंट किस कैटेगरी में आता है, ए बी सी डी या ई कैटेगरी का है, कौन सी ग्रेड का है। तो सबसे पहले तो आपकी जो कॉपी है ना वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बनाने का जो तरीका है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले टीचर को पता नहीं लगना चाहिए कि आप कौन सी ग्रेड के स्टूडेंट हो। आपकी कॉपी से ही ग्रेड का पता लग जाता है। आपका जो क्वेश्चन क्रमांक है वो व्यवस्थित आपको लिखना है, क्वेश्चन क्रमांक व्यवस्थित डालना है। आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ना उतारे, क्वेश्चन उतारने का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाता है। आपका समय बर्बाद, समझिए आपका सीधा सीधा समय बर्बाद हो रहा है ना। तो हम क्वेश्चन ना उतारे बल्कि क्वेश्चन क्रमांक डालें। क्वेश्चन क्रमांक डालने में आप जरा सी भी गलती ना करें। अगर मान लो आपने क्वेश्चन क्रमांक गलत डाल दिया तो आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन का बन जाता है वो, है ना, फिर वहां पर नंबर नहीं मिलते। तो क्वेश्चन क्रमांक डालते समय आप सावधानी रखें। जब आंसर खत्म हो जाए तो आप एक लाइन छोड़ दें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर लिखा है, टीचर को सोच समझ नहीं पड़ रही कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर है ना। तो अलग अलग दिखना चाहिए। और ऑब्जेक्ट टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके केवल आंसर जो आपने चूज करे हैं उसी को आप लिखें, सारे ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रीडिंग स्किल्स में 2 अनसीन पैसेज पूछी जाती है और दोनों अनसीन पैसेज ऑब्जेक्ट टाइप होती है, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये जो अनसीन पैसेज है मैंने लगभग आपको 8 से 10 अनसीन पैसेज कंप्लीट करवा दिए। वो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। 8-10 अनसीन पैसेज में तो आपकी 2 अनसीन पैसेज बिल्कुल फिट बैठने वाली कोई सी भी आ सकती है। और ये अनसीन पैसेज में आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि आप याद करोगे, आपको क्वेश्चन के आंसर याद करके ले जाना पड़ेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस करना है। बार बार अनसीन पैसेज को आप देखिए, जो अनसीन पैसेज हमने कंप्लीट करवाई है उनके वीडियोस आप बार बार देखिए, है ना। आपके सारे के सारे आंसर फिट बैठने वाले, एक भी अंक आपका कटना नहीं चाहिए। ये अनसीन पैसेज ही तो एक ऐसी चीज है जिसमें बिना मेहनत के भी हम ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, हमारे अनसीन पैसेज में से एक भी अंक ना काटा जाए। लेकिन अनसीन पैसेज में से उन स्टूडेंट के नंबर कटते हैं जिन्होंने अनसीन पैसेज की तैयारी नहीं की है। बिना तैयारी के वो उसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अनसीन पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए, नीचे जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए उनको फिर आप करिए। और जो मैंने तरीका बताया है बार बार आप वीडियोस देखोगे तो अनसीन पैसेज आपकी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी बिना याद किए भी। आपको याद करने की जरूरत नहीं। 5 नंबर की 2 अनसीन पैसेज आपके 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 10 में से आपको 10 ही आना चाहिए, एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। इसके बाद में आपका सेक्शन बी शुरू होता है, राइटिंग स्किल्स। कल मैंने आपको नोट्स और समरी बताया, नोट्स टाइटल और समरी लिखना बताया था। वैसे समरी आजकल पूछी नहीं जाती है, नोट्स और टाइटल पूछा जाता है। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, अक्सर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। मैंने क्या बताया कि गलत भी करोगे तो नंबर मिलेगा, भले आपको नंबर काट के दिया जाए लेकिन नंबर आपको जरूर मिलने वाले हैं। टाइटल कैसे बनाया जाता है और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नोट्स और टाइटल ये 4 अंक की आती है। अब राइटिंग स्किल्स में आपसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको गिनती के 2 इनफॉर्मल लेटर और 3 फॉर्मल लेटर आपको बताए हैं।
इनफॉर्मल लेटर मतलब व्यक्तिगत पत्र। और व्यक्तिगत पत्र एक ब्रदर और सिस्टर मैरिज वाला लेटर मैंने आपको बताया, ब्रदर और सिस्टर मैरिज वाला लेटर, बिल्कुल उसको याद कर लीजिए आप, ब्रदर और सिस्टर मैरिज। उसी ब्रदर और सिस्टर मैरिज वाले लेटर को आप बर्थडे पार्टी वाला लेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। उसकी एक क्लास में लूंगा कि उस ब्रदर सिस्टर मैरिज वाले लेटर को बर्थडे पार्टी वाला लेटर कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। एक लेटर मैंने आपको पढ़ा है समर वेकेशन ट्रिप टू आगरा कांग्रेचुलेशन लेटर, है ना। 3 लेटर का एक ही लेटर मैंने आपको बना के दिया है ताकि आपको अलग अलग याद ना करना पड़े। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ढेर सारे लेटर याद करके आते हैं और एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि एक लेटर का सेंटेंस दूसरे लेटर के सेंटेंस में जोड़ देते हैं, वहां पर वो चकाचौंध हो जाते हैं। इसकी लाइन उस लेटर में डाल देते हैं, उसकी लाइन इसमें डाल देते हैं, पूरा लेटर बिगाड़ देते हैं, है ना, ये होता है। तो मैंने क्या करा है, समर वेकेशन लेटर, कांग्रेचुलेशन लेटर और वो जो विजिटिंग लेटर है, तीनों लेटर का कॉम्बिनेशन बना दिया। आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीनों लेटर एक ही लेटर में आपको मिल जाएगा। एक ही बार मेहनत करोगे तीनों जगह काम आने वाला है। तो समझ लो एक लेटर याद करने से आपके 3 लेटर कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। और ब्रदर सिस्टर मैरिज वाला लेटर याद करने से आपका बर्थडे पार्टी वाला लेटर कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों लेटर इनफॉर्मल लेटर है, ये दोनों लेटर को आप कंप्लीट कर लीजिए, याद करना ही है आपको। और ये ऐसा नहीं कि 9th 10th में पूछी जाती है, 11th और 12th में भी पूछी जाती है। इस बार मेहनत कर लीजिए, आगे के हर एक क्लास में आपको काम आने वाले हैं, बार बार हर साल आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। और एक कौन सा लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर मतलब अव्यक्तिगत पत्र, जिसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब एप्लीकेशन मैंने टीसी, जिसको एसएलसी बोलते हैं, और एक सीसी। टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और सीसी का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीनों में से किसी एक नाम से भी अगर मान लो एप्लीकेशन लिखने के लिए आती है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के मैंने एप्लीकेशन तैयार की है, उस एप्लीकेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और एक एप्लीकेशन आपको याद करना है फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन शुल्क मुक्ति वाली, जो स्कॉलरशिप के रूप में भी उसको लिखा जा सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, स्कॉलरशिप और फुल फी कंसेशन। तो ये एप्लीकेशन आप याद कर लीजिए। और एक सिक लीव को, सिक लीव जो इलनेस जिसको बोलते हैं बीमारी की, वो तो आपको आती होगी। तो ये गिनी चुनी 2-3 एप्लीकेशन और 2 लेटर आप याद कर लीजिए। तो समझ लीजिए कि आपके 4 अंक आपके कटने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। एक आती है ऐसे राइटिंग, निबंध। तो निबंध में आप या तो साइंस वाला कर लीजिए, या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला कर लीजिए, है ना, या फिर इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये तीनों ऐसे जो पैराग्राफ राइटिंग के रूप में भी पूछे जाते हैं, आर्टिकल के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 नंबर के हैं, थोड़ा इनमें मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगी। एक पैराग्राफ राइटिंग तीज के ऊपर पूछी जाती है ना। तो ये 5 अंक की होती है। इसके बाद में एक पिक्चर आता है 3 नंबर का, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। चित्र के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना होता है, एक पैराग्राफ राइटिंग लिखना होती है जो चित्र दिया होता है। तो ये जो सेक्शन बी जिसको राइटिंग स्किल्स बोलते हैं ना, इसमें आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा है, जबकि रीडिंग स्किल्स में हमें याद बिल्कुल भी नहीं करना। राइटिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गए, लेटर्स हो गए, है ना, और उसके बाद में ऐसे हो गए, निबंध, तो इनमें आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये गिनती 2-3 क्वेश्चन है, इनको कर लीजिए। अब आता है सेक्शन सी, ग्रामर, जिसमें 5 मार्क्स के डू एट डायरेक्टेड और 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। 40 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं ग्रामर के, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। बस वो 40 क्वेश्चन आप उनकी तैयारी कीजिए, 40 क्वेश्चन की। बार बार उन्हीं के वीडियोस देखिए, तो बार बार वीडियो देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बार बार वीडियो देखो उनके। 40 क्वेश्चन आपको वैसे ही रटा जाएंगे। 40 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। नकल के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, लेकिन आप अपनी तैयारी से रहोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। डू एट डायरेक्टेड, डू एट डायरेक्टेड में मैंने आपको चेंज इनटू नेगेटिव पढ़ाया, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव पढ़ाया, टेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, मतलब एक टेंस के बाद को दूसरे टेंस में बदलना, ठीक है। टेंस तो मैंने सारे ही आपको बता दिए, लेकिन टेंस के आधार पर ये डू एट डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, आंसर का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाया जाता है। तो ये जितने भी वीडियोस दिए हैं इनको आप बार बार देखिए, तो ये 5 नंबर के डू एट डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें भी कोई याद करने वाली चीज नहीं, बार बार वीडियो देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब सेक्शन डी, जो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, आपकी जो बुक है ना इंग्लिश की, उससे रिलेटेड है। तो मैं डी और ई ग्रेड के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल कमजोर है, और ये रेमिडियल क्लास डी और ई ग्रेड के बच्चों के लिए लगाई जाती है। अब इस सेक्शन डी में भी आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे अंक ला सकते हो। 4 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेसन के, पोइम्स के।
और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन गिनती है 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट टाइप है, बार बार उनका वीडियो आपको देखना है ना। हिंदी मतलब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताया है मैंने, बार बार वो वीडियो देखिए। 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 40 में 4 क्वेश्चन आएंगे केवल 4 नंबर के। मैंने क्या कहा कि एक अंक आपका भविष्य बना सकता है, एक अंक आपका भविष्य बना सकता है, और एक अंक ही आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। एक अंक से अगर मान लो आप चूक गए तो आप फेल हो सकते हो, एक अंक से आप चूक गए तो आपको सप्लीमेंट्री आ सकती है, और एक अंक से आप पास हो सकते हैं, एक अंक से आपकी डिवीजन बन सकती है, एक अंक आपको लैपटॉप दिला सकता है, और एक ही अंक आपको स्कूटी भी दिला सकता है, और एक ही अंक आपको जिले में और संभाग में भी टॉप करवा सकता है। एक अंक, तो एक अंक का बड़ा महत्व। एक अंक को आप नॉर्मल मत लीजिए कि नहीं एक अंक से क्या होता है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा एक भी अंक नहीं कटना चाहिए, एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। और ये अपने आप को कमजोर मत समझो कि मैं तो डी ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। बार बार वीडियो देखोगे ना तो आप इंग्लिश पढ़ लोगे। इसके बाद में 3-3 नंबर की 2 पैसेज मतलब एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे लेसन के और पोइम के। 3 नंबर का आपका प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा, प्रोज मतलब पाठ, और 3 अंक का आपका पूछा जाएगा पोइम से। 6 अंक ये हो गए। अब ये 46 नंबर है। 46 नंबर में से आपने क्या याद किया? अनसिन पे से याद करिए। क्या अनसिन पे से याद करने की जरूरत पड़ती है? क्या नहीं पड़ती है। केवल आपको याद करना कौन से सेक्शन में पढ़ रहा है? सेक्शन बी, राइटिंग स्किल वाले में, है ना। तो ये 46 नंबर में से आपको लाने कितने हैं? 25। कितने लाने के बाद? 25। अब 46 में आप अगर मान लो गलतियां भी करोगे तो कितनी गलती करोगे? इतनी ज्यादा तो गलती नहीं करोगे। 46 में से आप केवल 25 ही लाओगे। 46 में से 40 भी तो आ सकते हैं, आपको 42 भी तो आ सकते हैं, 45 भी तो आ सकते हैं, या पूरे 46 भी तो आ सकते हैं ना। तो ये जो सेक्शन ए, बी और सी और जो डी है, इसमें आप कैसे ज्यादा ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। रही क्वेश्चन आंसर की बात, मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर याद नहीं करते, ना तो पोइम के क्वेश्चन आंसर याद करते, ना ही प्रोज वाले सेक्शन के क्वेश्चन आंसर याद करते। ए ग्रेड और बी ग्रेड के स्टूडेंट तो कर लेते हैं, लेकिन डी और ए ग्रेड वाले तो देखते भी नहीं उनको। अगर ना भी देखोगे तो भी आप पास हो रहे हो, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में पास होना बहुत ही सरल है। दूसरे सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में फेल नहीं होगे। लेकिन कब? जब मैं कहूंगा वैसा करते जाओगे, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाइए आप, ठीक है। तो ये 46 नंबर में से आपको कम से कम 46 में 46 तो आ ही जाना चाहिए, 45 तो आ ही जाना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि नहीं मैं तो डी और ई ग्रेड का स्टूडेंट हूं, मैं इतने अंक नहीं ला सकता, है ना। और क्वेश्चन आंसर भी याद करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन आंसर अगर आप याद कर लेते हो तो फिर आप इंग्लिश में और ज्यादा अंक ला सकते हो, ठीक है।